मित्रों नमस्कार। ये वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के पूछने पर बना रहा हूँ। इसमें कई सारे मित्रों ने पूछना चाहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का क्या होगा। अभी मैंने कुछ राजनीतिक वीडियो ज़्यादा मैंने इसलिए भी नहीं डाले क्योंकि वर्तमान समय में जो परिस्थिति है वो सत्ता का संगठन प्लस नेताओं की नेतागिरी, ये इनमें कहीं कोई तालमेल बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। कारण था कि अभी यदि हम देखते हैं मोदी जी को देखें और मोदी जी के नीचे लोगों को देखें, है ना, और यदि हम कांग्रेस को देखें, कांग्रेस के नीचे के लोगों को देखें, तो इनमें कहीं कोई तालमेल अब नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो भी भविष्यवाणी होती हैं राजनीतिक रूप से नेगेटिव इसमें अधिक होती हैं। कारण क्या होता है कि जब हम जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, प्रदेश का अध्ययन करते हैं, पार्टियों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ और दिखाई देती है, और क्षेत्रीय रूप से जब अध्ययन करते हैं तब परिस्थिति वहाँ कुछ और दिखाई देती है। तो ऐसे समय में जो एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव स्थिति बनती है तो वहाँ कई चीज़ें बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं जो क्षेत्रीय चीज़ों से ही मैच खाती हैं, क्षेत्रीय बातों से वो मैच खाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति कैसे होती है, जो सही आकलन राजनीति का हुआ। राजनीति में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि आपका संगठन मजबूत है तो आपके नीचे के लोग कुछ भी करें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जीतते चले जाएंगे। जैसे एक समय था कांग्रेस का संगठन मजबूत था, कांग्रेस का अध्यक्ष जिसे चाहता था उसको रखता था, जिसको चाहता था उसको बाहर कर देता था। यदि कांग्रेस के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को बाहर कर दिया तो फिर उसकी कोई व्यक्तिगत वैल्यू नहीं हुआ करती थी, क्योंकि संगठन की वैल्यू होती थी। आज कांग्रेस की स्थिति है कि संगठन इतना लाचार है कि नीचे वालों पर कड़ा एक्शन ही नहीं ले पाता है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो बहुत सारे अब आप देखें, जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। पूरे प्रदेश में दिग्विजय सिंह का भयंकर विरोध था। हर वोटर अंदाज लगा रहा था कि संगठन एक्शन लेगा, इनको हटा देगा, लेकिन नहीं हटाया। अल्टीमेट फिर मतदाताओं ने आखिरी में क्या निर्णय लिया कि दिग्विजय सिंह को हराने के चक्कर में पार्टी को ही हरा दिया। उस समय कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं था, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ माहौल था, और वो चेंज कर देते तो वापस कांग्रेस आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगठन कमज़ोर हुआ तो अपने आप सत्ता हाथ से जाती रही और सब कुछ जीरो हो गया। केजरीवाल का व्यक्तिगत संगठन उसका मजबूत है तो वो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं करता करता ले आता है, लेकिन अब उनके हाथ से भी सब चीज़ें खिसकती जा रही हैं। वही स्थिति बीजेपी की थी। बीजेपी में जैसे ही कांग्रेस हारी, बीजेपी के हाथ में संगठन मजबूत हुआ, बीजेपी ने तत्काल 2-3 मुख्यमंत्रियों को चेंज किया। जैसे ही गुजरात में बीजेपी आई, बीजेपी ने एक मजबूत कैंडिडेट तैयार किया और बीजेपी के संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी अपने कैंडिडेट को बचाने और उसको आगे बढ़ाने में। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति मिले जो आपको प्रधानमंत्री के रूप में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में जैसे ही संगठन मजबूत था उसने योगी जी को बिठाया और योगी जी दूसरी बार सत्ता में लेकर आ गए। तो ऐसे ही जब संगठन मजबूत हो और व्यक्तिवादी ना हो तब तो संगठन की जीत होती है, नहीं तो संगठन की हार होती है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह पूर्ण रूप से बीजेपी का माहौल था, और तीनों जगह जो खिलाफत थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की खिलाफत थी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की खिलाफत थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की लोग खिलाफ थे। ऐसे समय में यदि तीनों मुख्यमंत्री उस समय बदल दिए गए होते तो तीनों सरकारें इनके हाथ से नहीं जाती, और तीनों के चक्कर में सरकारें हाथ से चली गई। अब वापस फिर वही स्थिति बन रही है। सेम कर्नाटक में भी येदियुरप्पा जी जब तक थे तब तक येदियुरप्पा जी का एक अच्छी स्थिति थी, पर वहाँ संगठन ने उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, नीचे गिराने की कोशिश की, तो आपने सत्ता से हाथ धो बैठे। आज भी येदियुरप्पा जी को आपने वहाँ उतना महत्व नहीं दिया, तो मुझे दिखता कर्नाटक की स्थिति बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छी नहीं आएगी। आप प्रचार करें डबल इंजन की सरकार, एक इंजन धक्का पलट है, दूसरा इंजन तेज़ है, तो दूसरे इंजन के ऊपर उसका असर आ जाता धक्का पलट होने के कारण। तो यहाँ पर डबल इंजन में भी दोनों इंजन मजबूत होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन काम करता है तो आप तरक्की वहाँ देख रहे हैं, आसाम में डबल इंजन काम कर रहा है, वहाँ आप तरक्की देख रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति कर्नाटक की है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, अब जो मुद्दे बना दिए जाएं उन मुद्दे के बेस पे 2-5% वोट आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन मूल जो वोटर है उसको आप नहीं हरा सकते, क्योंकि राजनीति में एक बहुत बड़ा सूत्र काम करता है। सिर्फ 4% वोटर होते हैं जो जिताने और हराने का काम करते हैं।
यदि आपके संगठन से वो 4% वोट आपसे खुश है, 4% में से 2% वोट डालने जाते हैं, 2 नहीं जाते हैं। कई बार ऐसा होता है चारों ही वोट डालने चले जाते हैं। जहाँ 4% ही वोट डालने चले गए तो आपकी जीत बम्पर जीत हो जाती है, और 4 में से 2% नहीं गए तो आपकी हार जीत में वही 5,000, 10,000, 2,000, 2,500 का अंतर होता है, और उसमें पूरा गणित आपका गड़बड़ा जाता है। अब जैसे यदि हम बात करें कर्नाटक के चुनाव की, तो यहाँ स्थिति बहुत बेहतर बीजेपी के पक्ष में नहीं है। मोदी जी के साथ हर व्यक्ति है, मोदी जी की रैली में लाखों लोग उमड़ उमड़ के जाते हैं। तो 2024 का तो फिर गारंटेड है कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, और बढ़ के ही मोदी जी आएंगे। क्यों? मोदी जी एक टेस्टेड व्यक्ति हैं। मोदी जी ने जो काम किया बिल्कुल सही किया, कहीं कोई गलत नहीं किया, हर जनता उनके काम से खुश है। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं, अब जैसे आज भले ही बीजेपी माने या ना माने, कर्नाटक में 100% मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भयंकर भ्रष्टाचार है, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी तो आपको वोट डालने कौन जाएगा? कार्यकर्ताओं के कहने से कौन व्यक्ति वोट डालने जाएगा? तो आप वहाँ से चुनाव हारेंगे। और कर्नाटक ही नहीं, राजस्थान में आपकी स्थिति बेकार है। यदि आज कांग्रेस की मति फिर जाए और कांग्रेस मुख्यमंत्री गहलोत को बदल के किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, तो वापस कांग्रेस रिपीट होगी, कांग्रेस वहाँ हारेगी नहीं। जबकि बीजेपी का जो गणित लगा के बैठी है वो ये बैठी कि एक बार कांग्रेस आती, एक बार बीजेपी आती, तो हमारा नंबर आ रहा है और हम वापस वसुंधरा जी को बैठा देंगे। और आज भी वसुंधरा जी का उतना ही विरोध है जितना कि यहाँ पर गहलोत का विरोध है। तो ये दोनों फिर लड़ाई लड़ेंगे, तो हो सकता है 1, 2, 5 सीटें आगे पीछे इनकी होंगी, और वही स्थिति राजस्थान में वापस निर्मित होगी। और उसमें हो सकता है यदि कहीं कांग्रेस बहुत अच्छा कार्ड खेल जाए तो वापस सरकार भी रिपीट हो जाए। तो ऐसा नहीं है ना। दूसरी स्थिति बनती मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2018 में लोग शिवराज जी को नकार चुके हैं, आज फिर शिवराज जी को वापस बैठा दिया। आज यहाँ फिर शिवराज जी का विरोध है, बीजेपी का यहाँ आज विरोध नहीं है। पार्टी संगठन की कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। लगता है मुझे कर्नाटक चुनाव के बाद यहाँ के पार्टी अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, पर पार्टी अध्यक्ष का पूरा रोल ही नहीं, जनता का पार्टी अध्यक्ष से सीधा सीधा कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो पार्टी अध्यक्ष बदलने से जनता में कोई चेंज आएगा? उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। वहाँ तो सीधा फाइट होता है, जिस व्यक्ति का हम विरोध कर रहे हैं उस व्यक्ति को यदि आप हटाते हैं तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जनता जो एक बीजेपी का मूल स्वभाव का मतदाता है, या तो वो विरोध करने वोट डालने ही नहीं जाता है, और या फिर वो उतनी अच्छी तरह से सक्रिय नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए। तो पार्टी में व्यक्ति संगठन से जुड़ता है, व्यक्ति से नहीं। आज यदि कोई बात करेगा कि शिवराज जी को वोट देना, तो शिवराज जी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बीजेपी की। जब बीजेपी शिवराज जी के अंडर में आ जाए तब फिर व्यक्ति बीजेपी से भी हाथ धो बैठता है, और शिवराज जी की तो व्यक्ति सुनता नहीं है। तो उस उदाहरण के लिए हम लेंगे तो सेम रमन सिंह की स्थिति है। रमन सिंह जी की व्यक्ति नहीं सुनना चाहता, आप रमन सिंह को वापस बैठाना चाहोगे तो जनता फिर आपको नकार देगी। वसुंधरा जी को नकार चुके हैं, वापस आप बैठाना चाहोगे तो वहाँ भी स्थिति यही होनी है। हरियाणा में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि संगठन वहाँ पर बहुत कमज़ोर हो रहा है, और संगठन में भी यदि ऐसा ही रहा तो डबल इंजन फिर वहाँ एक इंजन फेल होने वाला है। महाराष्ट्र में भी फडणवीस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप फिर वापस उन्हीं को लेकर आते हो। तो वहाँ पर भी स्थिति, संगठन का काम जब दिखाई नहीं देगा तो व्यक्तिवादी चीज़ नहीं चलेगी। जनता संगठन से जुड़ती है, जनता व्यक्ति से नहीं जुड़ती है। बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए तो जनता फिर संगठन व्यक्ति दोनों को पसंद करती है। आज योगी जी किसी भी स्थिति में आ जाएंगे, योगी जी को हर व्यक्ति पसंद करेगा। मोदी जी किसी भी स्थिति में आएंगे, हर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करेगा। लेकिन मोदी जी संगठन को इग्नोर करना शुरू कर दें, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो लोग मोदी जी की खिलाफत करना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पर नेता संगठन को कमज़ोर कर दे, कार्यकर्ताओं की ना सुने, भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला हो जाए, लोगों के काम ही ना हो, हर काम में जगह जगह पैसा देना पड़े, तो वो चीज़ें माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कई गुना नेगेटिव होती होती फैलती हैं। यदि कोई व्यक्ति 25,000 रिश्वत दे रहा है तो मार्केट में एक बोलेगा 25 दिए थे, दूसरा माउथ में बोलेगा उसने 50 दिए, तीसरा 50 को 1 कर देगा, चौथा उसको 4 कर देगा। तो 25,000 जाते जाते व्यक्ति तक 4 लाख पहुंच गए। छवि किसकी गिरती है? व्यक्ति की। अब व्यक्ति जीरो हो चुका है, संगठन ने इसमें कुछ नहीं लिया, तो संगठन से व्यक्ति जुड़ा है, लेकिन संगठन व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर संगठन की स्थिति बिगड़ जाती है। तो ये जो स्थिति मैंने आपको आकलन इतना सारा इसलिए बताया कि ज्योतिष में ये नहीं लिखा रहता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। ज्योतिष में एक आकलन होता है, कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे व्यक्ति यहाँ पर आएंगे और कैसा व्यक्ति प्रदेश को चलाएगा। जब दो एक जैसे व्यक्ति आए, जैसे देश को ब्रह्मचारी चलाएंगे,
अब ब्रह्मचारी में राहुल गांधी भी आते हैं, ब्रह्मचारी में नरेंद्र मोदी भी आते हैं, ब्रह्मचारी में योगी जी भी आते हैं। अब कौन कहाँ सेट होगा उसका फिर एक अलग आकलन होता है कि कौन सा ब्रह्मचारी यहाँ सेट होगा, तो वो फिर व्यक्ति उस तरह से आकलन करता है। तो इन आकलनों को यदि हम देखते हैं तो आज के सिनेरियो में यदि बीजेपी चुनाव लड़ती है और यही चेहरे इनके मुख्यमंत्री के रहेंगे तो मध्य प्रदेश भी हारेंगे, राजस्थान भी वापस हारेंगे, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, हरियाणा भी इनके हाथ से जाएगा, मुंबई भी इनके हाथ से जा सकता है, क्योंकि वहाँ फडणवीस जी का उतना प्रभाव ठीक है कि वो एक स्थिति में ठीक पोजीशन पर आ रहे हैं। तो उसमें 50-50 की स्थिति आज के समय बनती है, लेकिन जब चुनाव की तारीख आएंगी उसमें सही तरीके से डिसाइड होगा। तो ये जो स्थिति इसमें नेगेटिव, जैसे हिमाचल की स्थिति बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन वहाँ संगठन कमज़ोर रहा, व्यक्तिवादी आगे रहे, तो अल्टीमेट आपको हार का मुँह देखना पड़ा। हालांकि इन सब जो मैं गणनाएं आपको बता रहा हूँ, इन गणनाओं का जो नेगेटिव असर आएगा वो बीजेपी के ऊपर आता ही लगातार चला जाएगा। कितनी ही मेहनत करें ये नेगेटिव ही रहेंगे, लोगों को नहीं बदलेंगे और संगठन को मजबूत नहीं करेंगे। तब अब यदि संगठन को मजबूत करते हैं, व्यक्तियों को नीचे ले आते हैं, तो स्थिति वापस सुधर जाएगी। कांग्रेस भी संगठन को बहुत मजबूत करती है और व्यक्ति को नीचे ले आती है, तो कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मेन बात होती है संगठन का मजबूत होना। तो हम जब भी डिसाइड करते हैं, संगठन की स्थिति को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ऐसी स्थिति में लोगों को आकलन करते हुए, मोदी जी की भीड़ को इकट्ठा करते हुए यदि हम बोल दें कि कर्नाटक में बीजेपी आएगी तो स्थिति बहुत ठीक नहीं होगी। और इसलिए मैं अभी थोड़े से राजनीतिक वीडियो कम डाल रहा हूँ, देश की स्थिति के वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि वो सटीक गणनाएँ उस पर हो रही हैं। और राजनीति में यही स्थिति यहाँ बनती है, यदि संगठन बीजेपी का मजबूत हुआ तो बीजेपी जीतेगी, अन्यथा जितने भी राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, कर्नाटक, ये सब बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि यहाँ पर संगठन कमज़ोर हो चुका है, व्यक्ति यहाँ पर बढ़ चुका है। और जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसके खिलाफ नेगेटिविटी बहुत सारी होती है और उसमें व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है। अब यदि बीजेपी की कुंडली की हम बात करें तो बीजेपी की जो कुंडली बनती है इसमें मिथुन लग्न है, कार्य के समय की कुंडली है, और मंगल, गुरु, शनि, राहु चौथे स्थान पर हैं, चंद्रमा छठे स्थान पर हैं, बुध, केतु भाग्य स्थान पर हैं, सूर्य 10वें भाव में है, शुक्र 12वें भाव में है। अभी 2019 से 2029 तक चंद्रमा की महादशा है। तो बीजेपी का जो व्यक्तिगत प्रभाव हमें देखना चाहिए, तो चंद्र से पहले सूर्य का जो समय रहा तो 6 साल यदि हम 2013 से देखें तो 2013 से लेकर 2029 तक बीजेपी सरकार केंद्र में तो रहेगी, लेकिन नीचे की स्थिति बहुत अच्छी इसमें नहीं आनी है। और 2019 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है, चंद्रमा इनके अष्टम भाव में नीच राशि के होकर विराजमान है, तो यह भी स्थिति बहुत अच्छी इसमें नहीं आती है। लेकिन धन में, पराक्रम में, इन चीज़ों में बढ़ने में स्थिति बीजेपी की अच्छी बनती है। पर यदि हम राजनीतिक बेस पे बात करें तो बीजेपी को बहुत ही मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं आगे ये सफल हो पाएंगे। अन्यथा मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि 2029 के बाद बीजेपी में टूट होकर नई बीजेपी बनने के योग बनते हैं। और अभी जहाँ तक की जो स्थिति बनती है उस स्थिति के अनुसार बीजेपी राज्यों में बहुत ज़्यादा सफल देखी हुई नहीं जा रही है, क्योंकि चंद्रमा जनता का ग्रह है और जनता में यदि जनता और संगठन की न सुनी जाए तो व्यक्ति हार जाता है। और अभी बीजेपी के जितने भी राज्य हैं ये व्यक्तिवादी राज्य हो चुके हैं, संगठनवादी राज्य यहाँ पर नहीं रहे हैं। ये मेरा एक आधार है इसकी भविष्यवाणी करने का। और ऐसी स्थिति के अनुसार बीजेपी के जो राज्य हैं वो हाथ से एक एक करके निकलते जाएंगे, राज्यसभा का बहुमत भी धीमे धीमे कम होता चला जाएगा, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो उम्मीद बीजेपी वाले पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति अभी पार्टी की कुंडली के हिसाब से बनती है। तो मित्रों, ये मेरा एक आकलन आपके सामने है, आपको कैसा लगा? और कुछ दिन बाद नतीजे आएंगे, कुछ दिन बाद वोटिंग कर्नाटक की होगी, फिर नतीजे आएंगे तो आपको मुझे दिखता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।